पुराने ज़माने की बात है। एक ताजिर तिजारत की गरज से बगदाद पहुंचा। पिछले वक्तों में तिजारत का यह कानून था कि ताजिर जिस मुल्क में तिजारत करने जाता, सबसे पहले वहां के बादशाह से मुलाकात करता, अपना सारा सामान तिजारत दिखाता और इसकी खूबियों और इनफरादियत से आगाह करता था। चुनांचे इस ताजिर को भी बगदाद पहुंचने के बाद बादशाह के दरबार में पेश कर दिया गया। ताजिर ने बादशाह के हुजूर तहाइफ पेश किए, फिर माल तिजारत निकाला और एक एक चीज़ की खूबी बयान करते हुए दिखाने लगा। हुजूर, ये पानी से चलने वाली घड़ी है जो मैंने यूनान से खरीदी है। ये कालीन है जो मैंने ईरान से खरीदा है और ये खालिस रेशम के तार से बना है। ये कलम मुलाहजा फरमाइए जो मैंने जापान से बहुत महंगे दामों खरीदा है। ताजिर ने एक एक माल की अहमियत बयान की। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब, तमाम चीज़ें बहुत उम्दा नायाब हैं जो तुमने ईरान, यूनान और जापान से खरीदी हैं, लेकिन ये तो बता कि तुम्हें हिंदुस्तान में हमारे शान कोई चीज़ नज़र आई। ताजिर ने बादशाह को मुतासिर करने के लिए कहा, यूं तो बादशाह सलामत, अब के शान बहुत चीज़ें थीं, लेकिन जो चीज़ मुझे पसंद आई, इसको हासिल करने के लिए मुझे कुछ अरसा वहाँ क़याम करना पड़ता, जबकि मेरे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त था। बादशाह ने पूछा, अच्छा वो क्या चीज़ थी? ताजिर बोला, जनाब वो एक मोती है और उसकी ख़ास बात यह है कि वो दूसरों को बांटने से बढ़ता है। इसको कोई चरा भी नहीं सकता और इस मोती से बहुत सारे जेवर भी बना कर पहने जा सकते हैं। बादशाह बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा, मैं इसे हासिल करना चाहता हूँ। उसने फ़ौरन अपने एक ख़ास वज़ीर को मासामान व सवारी इस हिदायत के साथ रुखसत किया कि अब वो मोती लेकर ही लूटे। वज़ीर अपने मकसद के लिए निकल पड़ा। जंगलों, समंदरों, पहाड़ों और सहराहे गरज ये कि हर जगह की खाक छान मारी, वादी वादी घूमा, हर शख्स से इस नादिर व नायाब मोती का पूछा, मगर सब ने यही कहा कि ऐसा कोई मोती नहीं है जो चोरी ना हो सके और इससे बहुत सारे जेवर बन जाएं। लोग इस की बात सुनकर हंसते और कहते, मुसाफिर पागल हो गया है। यूं ही महीनों बीत गए, नाउम्मीदी के साए गहरे होने लगे, लेकिन बादशाह के सामने नाकाम लौटने का खौफ इसको चैन नहीं लेने दे रहा था। वजीर ने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि ऐसा मोती मिल जाए, लेकिन ये ना मिला, सो उसने वापसी का इरादा कर लिया। वजीर अपनी नाकामी पर ज़ारो क़तार रोता हुआ जंगल से गुजर रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी और वजीर बहुत थक भी गया था। एक दरख्त के पास आराम के इदारे से लेटा ही था कि इसी लम्हे एक रोशनी अपनी जानिब बढ़ती हुई नजर आई। पहले तो वजीर डर गया, मगर फिर एक आवाज़ ने इसको हौसला दिया, अरे नौजवान, डरो मत, मैं अच्छी प्री हूँ। बता तेरे साथ क्या मसला है? तो मुद्दतों का थका हुआ मुसाफिर मालूम होता है, बता मैं तेरी क्या मदद करूँ? वजीर ने अपनी दास्तान कह सुनाई कि इसे जिस मोती की तलाश थी वो कहीं नहीं मिला। अब अच्छी प्री वजीर के सामने आ चुकी थी और वो वजीर की बात सुनकर बेसाख्ता हंसने लगी। फिर बोली, अफसोस के तो ने अक्ल से काम ना लिया और महज एक मोती की तलाश में महीनों हमारा मारा फिरता रहा। वजीर बोला, अच्छी परी, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। वो बोली, भले आदमी, वो मोती दरअसल इल्म का मोती है, लेकिन तो उसकी ज़ाहिरी शक्ल को तलाश करता रहा। इल्म तो एक ऐसी शय है जिसे हजारों नाम दिए जा सकते हैं। कहीं इसे फलदार दरख्त कहते हैं तो कभी सूरज से तशबीह देते हैं और इसे समंदर भी कहा जाता है, लेकिन इसे कोई चरा नहीं सकता, लेकिन इसे जेवर बनाने वाली सिफत। वजीर ने हैरत से पूछा। प्री ने मुस्कुराते हुए कहा, इल्म की बहुत सारी सिफात हैं, तुम इस मोती की सूरत को क्यों तलाश करते हो? याद रखो, हर शय की तासीर का ताल्लुक उसके नाम से नहीं बल्कि इसके अंदरूनी खूबियों से होता है। इसी तरह इल्म भी एक नायाब मोती है कि जिससे ये हासिल हो जाए, वो इससे ऐसे ही सज जाता है जैसे इंसान जेवर पहनकर सजता है, और इसे कोई चरा नहीं सकता, बल्कि ये तो बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। वजीर बड़े गौर से प्री की बात सुन रहा था और बिलाखिर इस बात का कायल हो गया कि वाकई इल्म एक ऐसा मोती है कि जिसके पास हो वो दरअसल दुनिया के सबसे कीमती जेवर का मालिक बन जाता है। वजीर ने परी का शुक्रिया अदा किया, जिसके बाद अच्छी परी वहां से गायब हो गई। अब वजीर बहुत खुश था और अपनी कामयाबी के गीत गाता हुआ अपने मुल्क रवाना हो गया। वहां पहुंचकर इसने बादशाह को इल्म के मोती के बारे में बताया
اور سمجھایا تو اب بادشاہ بھی پری کی بات کا قائل ہو گیا کہ صرف علم ہی وہ موتی ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ پیارے ساتھیوں، علم ایک ایسا موتی ہے جس کی چمک دمک زمین سے آسمان، فرش سے عرش تک ہے، اور علم کے اس موتی کی روشنی میں ہی انسان اس کائنات کے خالق و مالک تک رسائی حاصل کرتا ہے۔